सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। ठीक है। मतलब संसद सिर्फ एक इमारत तो है नहीं, ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से कहें तो दिल है। सही कहा। तो शुरू कहाँ से करें? शायद इस सवाल से कि हमें संसद की जरूरत ही क्यों पड़ी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, वो बताता है कि कैसे औपनिवेशिक काल में, मतलब अंग्रेजों के जमाने में, हाँ, भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं थी, फैसले बस थोप दिए जाते थे। तो एक जरूरत महसूस हुई कि भाई हमारी भी आवाज सुनी जाए, हमें प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल। और संसद वही मंच बना। लोगों की भागीदारी, उनकी आवाज, लोकतंत्र का आधार ही यही है। इसीलिए हमने फिर ये संसदीय प्रणाली अपनाई, ब्रिटेन वाली। हाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल से काफी प्रेरणा ली। 2 सदन और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यपालिका यानी सरकार का विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होना। अच्छा, वो जवाबदेही वाला पहलू। जी। और ये सब हमारे संविधान में बाकायदा लिखा गया है, भाग 5 में, अनुच्छेद 79 से 122 तक। जिसमें इसका पूरा संगठन, संरचना, कार्यकाल, प्रक्रियाएं, शक्तियां सब दिया है। हाँ जी। तो इसके संगठन की बात करें, जी। इसमें 3 हिस्से हैं, है ना? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी अंग है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सहमति के कानून बन ही नहीं सकता। वो एक तरह से मोहर लगाते हैं। अच्छा, और लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा वो सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो एक तरह से पूरे देश की आवाज आ जाती है। बिल्कुल। चलिए पहले लोकसभा को समझते हैं। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। जी, इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 81 में लिखा है। 550 मतलब राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। हाँ, अधिकतम। अभी की बात करें तो राज्यों से 524 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी से 19। और वो जो एंग्लो इंडियन वाली 2 मनोनीत सीटें थीं, वो अब नहीं है। 104वां संशोधन हुआ था, उसने उसे हटा दिया। ठीक है। तो राज्यों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? सीधा चुनाव होता है? हाँ, बिल्कुल सीधा चुनाव, अपने अपने चुनाव क्षेत्र से। और वोट कौन देता है? 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। सही। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले ये उम्र 21 थी, पर 61वें संशोधन ने इसे 18 कर दिया। और यूटीज के प्रतिनिधि? उनका प्रतिनिधित्व संसद कानून बनाकर तय करती है। जैसे एक एक्ट है, यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन एक्ट 1965। अच्छा, अब आते हैं राज्यसभा पर, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। जी। यहाँ अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 238 राज्यों और यूटीज से चुने हुए और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 12 मनोनीत। और ये जो 238 हैं, इनका सीटों का बंटवारा कैसे होता है? हर राज्य से बराबर? नहीं, अमेरिका की सीनेट जैसा नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती हैं। ये 4थी अनुसूची में दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसकी सीटें ज्यादा। ये फर्क है। और इनका चुनाव ये भी सीधा होता है? नहीं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके चुने हुए सदस्य, मतलब एमएलएस, इन्हें चुनते हैं। अच्छा, एमएलएस चुनते हैं? कैसे? एक खास तरीके से, जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV के जरिए। ओहो, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है सुनने में। वो लोकसभा वाला सिस्टम ज्यादा सीधा है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। हाँ, वो फर्स्ट पास द पोस्ट कहलाता है। तो लोकसभा के लिए ये PRSTV क्यों नहीं अपनाया? देखिए, स्रोत इसके कुछ कारण बताता है। एक तो ये कि ये सिस्टम थोड़ा जटिल है, खासकर पहले जब साक्षरता कम थी तो आम वोटर के लिए समझना मुश्किल होता। दूसरा, इससे कई छोटी छोटी पार्टियों को भी सीटें मिल सकती थीं, तो डर था कि शायद स्थिर सरकार बनाना मुश्किल हो जाए, गठबंधन बहुत ज्यादा होते। अच्छा, अस्थिरता का डर। हाँ। तीसरा, ये बड़े पैमाने पर कराने में महंगा भी पड़ता, और उपचुनाव कराना भी इसमें टेढ़ा काम है। और शायद वोटर और उसके प्रतिनिधि के बीच जो सीधा जुड़ाव लोकसभा चुनाव में होता है, वो इसमें थोड़ा कमजोर पड़ जाता, पार्टी का महत्व ज्यादा हो जाता। समझ गई। तो सरलता और स्थिरता को प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल। और राज्यसभा में वो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं? हाँ, वो राष्ट्रपति चुनते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव हो, ताकि सदन में कुछ विशेषज्ञता भी आए। जी हाँ, विविधता और विशेषज्ञता। जब प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 82
इसका मकसद यही है कि हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा और चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय हों, ताकि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, एक रूपता बनी रहे। लेकिन अभी तो लोकसभा सीटें फ्रीज है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई हैं। 2026 तक? ऐसा क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण था परिवार नियोजन, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, डर ये था कि जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने, जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, उनकी आबादी कम बढ़ी। तो अगर नई जनगणना के हिसाब से सीटें तय होती तो उनकी सीटें कम हो जाती। और जिन राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी, उनकी बढ़ जाती। बिल्कुल। तो ये एक तरह से उन राज्यों के लिए सजा जैसा होता जिन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए सीटों को 1971 के स्तर पर ही फ्रीज कर दिया गया। ये तो बड़ी अहम बात है। और अब 2026 के बाद शायद ये बदलेंगी। हाँ, उम्मीद यही है। 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़े आने पर परिसीमन होगा और सीटें बढ़ सकती हैं। शायद इसीलिए नए संसद भवन की जरूरत भी महसूस हुई। अब बात करते हैं सदनों के कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर 5 साल, पहली बैठक से लेकर 5 साल तक। लेकिन ये पहले भी तो भंग हो सकती है। हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा? राज्यसभा स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। कभी नहीं? मतलब हमेशा चलती रहती है? जी हाँ, इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं हटते। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ होगा? स्रोत बताता है कि पहली राज्यसभा जब बनी थी तो लॉटरी निकाली गई थी, ये तय करने के लिए कि कौन पहले 2 साल बाद रिटायर होगा, कौन 4 साल बाद, ताकि ये रोटेशन शुरू हो सके। वाह, ये तो मजेदार है। हाँ, अच्छा, अब संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? देखिए, संविधान में कुछ मूल योग्यताएं बताई गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, शपथ लेनी होगी, उम्र लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। और संसद समय समय पर जो अन्य योग्यताएं कानून बनाकर तय करे, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी आरपीए 1951। उसमें क्या है? उसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे सदस्य को भारत में कहीं ना कहीं मतदाता के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए। अगर आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उस SC/ST समुदाय से होना चाहिए। और कुछ अयोग्यताएं भी होंगी? मतलब कौन सदस्य नहीं बन सकता, हाँ, वो भी है। अनुच्छेद 102 में, जैसे अगर कोई लाभ का पद धारण करता हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, या दिमागी रूप से ठीक ना हो, या दिवालिया हो गया हो, या भारत का नागरिक न रहे। हाँ, या फिर संसद के बनाए किसी कानून के तहत अयोग्य हो। आरपीए एक्ट में भी कई अयोग्यताएं बताई गई हैं। जैसे चुनावी अपराधों में दोषी पाया गया हो, या भ्रष्टाचार का दोषी हो, या छुआछूत, दहेज, सती जैसे अपराधों को बढ़ावा देता हो, सरकारी नौकरी से निकाला गया हो भ्रष्टाचार या देशद्रोह के लिए, हाँ। या 2 समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का दोषी हो, रिश्वतखोरी का मामला हो, या किसी ऐसे सरकारी निगम में डायरेक्टर या मैनेजर हो जहां सरकार की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा हो। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। अगर कोई सदस्य चुनाव जीतने के बाद अयोग्य हो जाए तो फैसला कौन करता है? अगर मामला संविधान या आरपीए एक्ट वाली अयोग्यताओं का है तो फैसला राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग की राय लेते हैं और वो राय उनके लिए बाध्यकारी होती है। अच्छा, और एक वो दल बदल वाला कानून भी तो है? हाँ, 10वीं अनुसूची, उसके तहत अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ दे या पार्टी विप के खिलाफ वोट करे या वोटिंग से गायब रहे बिना इजाजत के, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस मामले में फैसला कौन करता है? इस मामले में फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। क्या उनके फैसले को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, पहले नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है। और सदस्यता किन वजहों से खाली हो सकती है अयोग्यता के अलावा? कई कारण हैं, जैसे दोहरी सदस्यता। मान लीजिए कोई दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाए, या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य बन जाए तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। इस्तीफा भी दे सकते हैं? हाँ, पीठासीन अधिकारी को इस्तीफा देकर, या अगर कोई सदस्य बिना सदन की इजाजत के लगातार 60 दिन तक बैठकों से गायब रहे। 60 दिन? हाँ, या फिर कोर्ट किसी के चुनाव को ही रद्द कर दे, या सदन खुद किसी सदस्य को निकाल दे, या कोई सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाए। इन सब सूरतों में सीट खाली हो जाती है। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन। हाँ,
पहले लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं। उनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को स्पीकर चुनते हैं। आमतौर पर यह चुनाव पहली बैठक के बाद जल्दी ही हो जाता है। और उनका कार्यकाल? वो लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर रहते हैं। अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो भी वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक स्पीकर बने रहते हैं। उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, 3 तरह से पद खाली हो सकता है। या तो वो लोकसभा के सदस्य न रहें, या वो डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दें, या फिर लोकसभा के सदस्य एक प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दें। प्रस्ताव कैसे पारित होता है? इसके लिए प्रभावी बहुमत चाहिए होता है। मतलब सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत और 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। स्पीकर का काम क्या है मुख्य रूप से? उनका काम है सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाना, व्यवस्था बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना। वो तय करते हैं कि कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा। अगर सदन में शोर शराबा हो तो वो सदन को स्थगित भी कर सकते हैं। और वोटिंग में? आमतौर पर वो वोट नहीं देते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट डालते हैं। उनकी कुछ विशेष शक्तियां भी हैं क्या? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला स्पीकर का ही होता है और उनका फैसला अंतिम माना जाता है। इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और दूसरी, अगर किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती और संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। ये तो बड़ी शक्तियां हैं। जी हाँ, वो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के रक्षक भी होते हैं और सदन के मुख्य प्रवक्ता भी। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी वही करते हैं। उनकी निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है? कई प्रावधान हैं, जैसे उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब उस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। उनके कामकाज पर सदन में तभी चर्चा हो सकती है जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, वरना नहीं। डिप्टी स्पीकर भी होते हैं? हाँ, उनका चुनाव भी लोकसभा सदस्य अपने में से करते हैं। जब स्पीकर मौजूद नहीं होते या उनका पद खाली होता है तो डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। वो स्पीकर के अधीन नहीं होते, सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राज्यसभा में सभापति, वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं। हाँ, वो पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उनके कार्य और शक्तियां काफी कुछ लोकसभा स्पीकर जैसी ही हैं, सदन की कार्यवाही चलाना, व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन कुछ अंतर भी है? हाँ, 2 मुख्य अंतर। एक तो वो धन विधेयक को प्रमाणित नहीं करते, वो शक्ति सिर्फ स्पीकर के पास है। दूसरा, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। उन्हें हटाने का तरीका भी अलग होगा? हाँ, उन्हें सभापति के तौर पर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आता। उन्हें केवल उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है, विशेष बहुमत से और लोकसभा की सहमति से। और राज्यसभा में उपसभापति भी होते? जी, उनका चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। जब सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हों या सदन में ना हो, तो उपसभापति ही अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। एक और पद का जिक्र आता है, सामयिक अध्यक्ष या स्पीकर प्रोटेम। हाँ, जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो पिछली लोकसभा के स्पीकर तो पद छोड़ देते हैं। तब राष्ट्रपति आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उनका क्या काम होता है? उनका मुख्य काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराना। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। समझ गई। अब संसद में नेताओं की बात करते हैं। सदन का नेता कौन होता है? देखिए, नियमों के अनुसार लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं। अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा में किसी मंत्री को सदन का नेता नामित करते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री होता है। और विपक्ष का नेता? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी। ये भी एक महत्वपूर्ण पद है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, जिसके पास सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा 1/10 हो, उसे विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता मिलती है। क्या इसका कोई वैधानिक दर्जा है? हाँ, 1977 में इसे वैधानिक मान्यता दी गई। एलओपी को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना, वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी पद है। एक और शब्द अक्सर सुनते हैं, व्हिप। जी, WHIP। ये क्या होता है? हर राजनीतिक दल संसद में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है। व्हिप का काम होता है अपनी पार्टी के सदस्यों को सदन में
पार्टी लाइन के अनुसार उपस्थित रखना और वोट दिलवाना। मतलब पार्टी का अनुशासन बनाए रखना। हाँ, एक तरह से पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट देखना। विप सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि किसी खास बिल पर क्या करना है, पक्ष में वोट देना है, विपक्ष में देना है या अनुपस्थित रहना है। अगर कोई विप का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, सदस्यता भी जा सकती है अगर पार्टी चाहे तो। अच्छा, अब आते हैं संसद के सत्रों पर। जी, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं, जिसे सत्र आहूत करना कहते हैं। साल में कितनी बार बैठक होती है? संविधान कहता है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे परंपरा के अनुसार साल में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है फरवरी से मई तक, फिर मानसून सत्र जुलाई सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। सत्र के दौरान बैठकें रोज होती हैं? कभी कभी सुनते हैं सदन स्थगित हो गया, इसका क्या मतलब है? स्थगन अडजर्नमेंट का मतलब है सदन की बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित करना, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन। ये फैसला पीठासीन अधिकारी करते हैं। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट साइन डाई? इसका मतलब है कि बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली बैठक कब होगी ये नहीं बताया गया। ये भी पीठासीन अधिकारी करते हैं, आमतौर पर जब सत्र का काम पूरा हो जाता है। फिर आता है सत्रावसान, प्रोरोगेशन। ये क्या है? जब सत्र का काम पूरा हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। उसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति की अधिसूचना जारी करते हैं। इसे सत्रावसान कहते हैं। इससे पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है। और विघटन? विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है। विघटन से लोकसभा का जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। ये या तो 5 साल पूरे होने पर अपने आप हो जाता है या राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। इसके बाद नए चुनाव होते हैं। इन सब का विधेयकों पे क्या असर पड़ता है? मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में है और सदन स्थगित हो गया। स्थगन से बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। बैठक जब दोबारा शुरू होगी, काम वहीं से आगे बढ़ेगा। और सत्रावसान से? सत्रावसान से भी बिल लैप्स यानी खत्म नहीं होते। हाँ, जो नोटिस वगैरह होते हैं बिल पेश करने के नोटिस को छोड़कर, वो जरूर लैप्स हो जाते हैं। सबसे ज्यादा असर विघटन का होता होगा। हाँ, लोकसभा भंग होने से उसमें लंबित सभी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिकाएं सब कुछ लैप्स हो जाता है। सब कुछ? हाँ, जो बिल लोकसभा में शुरू हुआ और वहीं लंबित है, या जो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया और यहां लंबित है, वो सब लैप्स। कोई अपवाद भी है? हाँ, कुछ स्थितियां हैं जहां बिल लैप्स नहीं होता। जैसे अगर कोई बिल राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं लंबित है, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, तो वो लैप्स नहीं होगा। अच्छा। या अगर कोई बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है, तो वो भी विघटन से लैप्स नहीं होता। या अगर राष्ट्रपति ने किसी बिल पर पुनर्विचार के लिए कहा है या संयुक्त बैठक बुलाने का इरादा जाहिर कर दिया है, तो वो बिल भी बच जाते हैं। ये तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा, सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ये सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, 1/10 होता है। यानी लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। बिल्कुल। अगर कोरम पूरा नहीं है तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दें या कोरम पूरा होने तक घंटी बजवाते रहें। और सदन में फैसले कैसे लिए जाते हैं? वोटिंग से? हाँ, ज्यादातर मामलों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से फैसले होते हैं। कुछ विशेष मामले हैं जहां विशेष बहुमत चाहिए होता है। वोटिंग के तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं। ध्वनिमत, आइनो बोलकर, या फिर विभाजन जिसमें सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो जाते हैं या लॉबी में चले जाते हैं, या अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी हैं। गुप्त मतदान बहुत कम होता है। और अगर वोट बराबर हो जाए? तब पीठासीन अधिकारी अपना निर्णायक मत डालते हैं। संसद की भाषा क्या है? संविधान के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अनुवाद की व्यवस्था होती है? हाँ, दोनों सदनों में सभी अनुसूचित भाषाओं में समकालिक अनुवाद यानी साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम पर आते हैं, कानून बनाना, विधायी प्रक्रिया। जी, संसद में कई तरह के विधेयक यानी बिल पेश होते हैं। मोटे तौर पर 4 तरह के: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या है? इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, मंत्री या प्राइवेट सदस्य द्वारा। पहला कदम होता है प्रथम वाचन,
जिसमें बिल का शीर्षक पढ़ा जाता है, उसे गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। कोई बहस नहीं होती। फिर आता है द्वितीय वाचन। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें 3 उपचरण होते हैं। पहले बिल के सिद्धांतों पर आम बहस होती है। फिर बिल को या तो सदन की प्रवर समिति, सिलेक्ट कमेटी, या दोनों सदनों की संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी को सौंपा जा सकता है, या सदन खुद ही उस पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार कर सकता है। समिति क्या करती है? समिति बिल की बारीकी से जांच करती है, क्लॉज बाय क्लॉज विचार करती है और अपनी रिपोर्ट सदन को देती है। फिर सदन समिति की रिपोर्ट के साथ बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करता है, संशोधन पेश होते हैं, वोटिंग होती है। इसके बाद फिर आता है तृतीय वाचन। इसमें ज्यादा बहस नहीं होती, बस ये प्रस्ताव रखा जाता है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। अगर बहुमत से पास हो जाता है तो बिल उस सदन से पारित मान लिया जाता है। फिर वो दूसरे सदन में जाता है। हाँ, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन। दूसरा सदन बिल को वैसे भी पास कर सकता है, या संशोधनों के साथ पास कर सकता है, या उसे अस्वीकार कर सकता है, या 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना करें। अगर दूसरा सदन संशोधन सुझाता है या अस्वीकार कर देता है, तब अगर पहले वाला सदन संशोधनों को मान लेता है तो बिल पास माना जाता है। लेकिन अगर असहमति होती है, यानी दूसरा सदन बिल को रिजेक्ट कर दे या ऐसे संशोधन करे जो पहले सदन को मंजूर ना हो, या 6 महीने तक लटकाए रखे, तो इसे गतिरोध, डेडलॉक माना जाता है। तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर, अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते। और फैसला कैसे होता है? संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से फैसला होता है। क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है तो आमतौर पर उसकी बात मानी जाती है। क्या ये संयुक्त बैठक हर बिल के लिए हो सकती है? नहीं, ये केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों कुछ प्रकार के लिए ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये धन विधेयक, मनी बिल क्या है? ये इतना अलग क्यों है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। इसमें सिर्फ टैक्स लगाने, हटाने, बदलने, सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने या जमा करने जैसे मामले ही आते हैं। इसकी प्रक्रिया में क्या खास है? पहली बात, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरी, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। तीसरी, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। राज्यसभा की क्या भूमिका है इसमें? लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वो केवल सिफारिशें दे सकती है और बिल को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन? और अगर वो सिफारिशें दे तो? लोकसभा उन सिफारिशों को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। अगर 14 दिन में राज्यसभा बिल वापस नहीं करती तो भी उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो वित्तीय मामलों में लोकसभा बहुत शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल। वित्त विधेयक भी होते हैं जो अनुच्छेद 117 में हैं। ये धन संबंधी मामलों के साथ साथ कुछ सामान्य विधान के मामले भी रखते हैं। इनकी प्रक्रिया थोड़ी मिलीजुली होती है। और संविधान संशोधन विधेयक? उनके लिए विशेष प्रक्रिया है। उन्हें दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। उनके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, अब आते हैं बजट पर। हाँ, जिसे संविधान वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। अनुच्छेद 112 ये आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। इसे कौन पेश करता है? वित्त मंत्री आमतौर पर फरवरी के पहले कार्यदिवस पर लोकसभा में पेश करते हैं। इसके साथ ही इसे राज्यसभा में भी रखवाया जाता है। प्रक्रिया क्या है? पहले इस पर आम बहस होती है, फिर मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होती है और वोटिंग होती है। वोटिंग कहाँ होती है? अनुदान मांगों पर वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। फिर जब अनुदान मांगे पास हो जाती हैं, तो उन सभी मांगों को मिलाकर और संचित निधि पर भारित व्यय, जिस पर वोटिंग नहीं होती, को शामिल करके एक विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है। इसके पास होने के बाद ही सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। और टैक्स वगैरह के लिए? उसके लिए वित्त विधेयक फाइनेंस बिल पेश किया जाता है।
जिसमें सरकार के टैक्स प्रस्ताव होते हैं। इसके पास होने से बजट प्रक्रिया पूरी होती है। ये प्रक्रिया तो काफी लंबी लगती है। हर अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तब तक पैसा कहाँ से आता है? हाँ, इसीलिए बजट प्रक्रिया पूरी होने तक आमतौर पर 2 महीने के खर्च के लिए सरकार संसद से लेखानुदान के जरिए अग्रिम मंजूरी ले लेती है। ये सिर्फ खर्च की मंजूरी होती है, इसमें नीतिगत बहस नहीं होती। अच्छा, संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार या विशेषाधिकार भी मिलते हैं, अनुच्छेद 105। हाँ, ये जरूरी है ताकि सदस्य और सदन अपना काम बिना किसी डर या बाधा के कर सकें। ये विशेषाधिकार सामूहिक रूप से सदन को भी मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भी। सामूहिक कौन से हैं? जैसे सदन को अपनी बहसों और कार्रवाइयों को प्रकाशित करने या न करने का अधिकार है। वो बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही देखने से रोक सकता है, गुप्त बैठक कर सकता है। सदन अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपनी अवमानना या सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। और व्यक्तिगत? सबसे अहम है भाषण की स्वतंत्रता। सदस्य ने सदन में या समिति में जो कहा है या वोट दिया है, उसके लिए उस पर किसी कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती। और गिरफ्तारी से छूट? हाँ, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक। ये छूट क्रिमिनल मामलों में नहीं है। उन्हें जूरी सेवा से भी छूट मिलती है। क्या भारत की संसद ब्रिटेन की तरह पूरी तरह संप्रभु सॉवरन है, मतलब जो चाहे कानून बना सकती है? नहीं, स्रोत इस बात को साफ करता है कि भारत में संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। इसकी शक्तियों पर कई सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं? पहली और सबसे बड़ी सीमा है हमारा लिखित संविधान। संसद को संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाने होते हैं। दूसरी, हमारी संघीय व्यवस्था। संसद उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती जो राज्य सूची में है, कुछ अपवादों को छोड़कर। और न्यायपालिका? हाँ, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकते हैं, अगर वो कानून संविधान का उल्लंघन करते हों। और मौलिक अधिकार? बिल्कुल, मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति पर एक सीमा लगाते हैं। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। संसद का एक काम सरकार पर नियंत्रण रखना भी है। ये कितना प्रभावी है? नियंत्रण के कई साधन हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, विभिन्न संसदीय समितियां। लेकिन क्या ये हमेशा प्रभावी होते हैं? स्रोत कुछ सीमाएं भी बताता है। हाँ, कुछ सीमाएं हैं। जैसे कानून और बजट अक्सर बहुत तकनीकी होते हैं, जिन्हें समझना हर सदस्य के लिए आसान नहीं होता। संसद का आकार बहुत बड़ा है, तो हर सदस्य को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। और वित्तीय समितियां जैसे लोक लेखा समिति, वो खर्च होने के बाद जांच करती हैं, तो उनका काम पोस्टमार्टम जैसा हो जाता है। कई बार समय की कमी के कारण बजट की सभी मांगों पर बहस नहीं हो पाती और उन्हें बिना चर्चा के वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। गिलोटिन। सरकार अध्यादेश भी तो ले आती है। हाँ, कार्यकारी अधिकार और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी संसद के विधायी नियंत्रण को सीमित करती है। और अगर सदन में किसी एक दल का भारी बहुमत हो तो सरकार पर नियंत्रण रखना और मुश्किल हो जाता है। अंत में राज्यसभा की स्थिति पर आते हैं। लोकसभा की तुलना में ये कितनी शक्तिशाली है? क्या इसकी जरूरत है? देखिए, राज्यसभा की स्थिति को 3 पहलुओं से देख सकते हैं। कुछ मामलों में वो लोकसभा के बराबर है, कुछ में कमजोर है और कुछ में उसके पास विशेष शक्तियां हैं। बराबर कहाँ है? साधारण विधेयकों को पारित करने, संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का चुनाव, अध्यादेशों की स्वीकृति, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति, इन सब में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। और कमजोर कहाँ है? मुख्य रूप से वित्तीय मामलों में। धन विधेयक पर उसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। बजट की अनुदान मांगों पर वोटिंग का अधिकार भी सिर्फ लोकसभा को है। संयुक्त बैठक में भी लोकसभा की संख्या बल के कारण स्थिति मजबूत रहती है। लेकिन कुछ विशेष शक्तियां भी हैं। हाँ, जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की पहल भी केवल राज्यसभा ही कर सकती है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भी केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। तो ये राज्यों के हितों का रक्षक भी है। हाँ, इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। ये राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है।
ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में या ठीक से विचार किए बिना पास किए गए कानूनों पर पुनर्विचार का अवसर देती है। और ये उन अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों को भी संसद में लाने का मंच है जो शायद सीधे चुनाव लड़ना ना चाहें। तो कुल मिलाकर ये एक जरूरी सदन है, सिर्फ रबर स्टैंप नहीं। बिल्कुल नहीं, इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। तो हमने संसद की संरचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां, लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका, इन सब पर काफी विस्तार से बात की। हाँ, ये स्रोत हमें नियमों और प्रक्रियाओं का एक बहुत अच्छा खाका देता है। संसद कैसे काम करती है ये समझने में मदद करता है। लेकिन असली सवाल शायद ये है कि ये प्रक्रियाएं व्यवहार में कितनी कारगर है। नियम तो है, पर उनका पालन, बहस की गुणवत्ता, सदस्यों की भागीदारी। सही कहा, प्रभावशीलता सिर्फ नियमों में नहीं होती, उनके अमल में होती है। और ये सोचने वाली बात है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि क्या आज की संसद अपनी वो भूमिका, खासकर कार्यपालिका पर निगरानी और सार्थक बहस की, पूरी तरह निभा पा रही है। खासकर जब कार्यपालिका का प्रभुत्व बढ़ता हुआ सा दिखता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार मंथन जरूरी है, लोकतंत्र की सेहत के लिए। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को समझने में इससे मदद मिली होगी।